क्लास स्टार्ट करने के मूड में होंगे। ठीक है जी, अल्लाह करे कि हम सबके मूड बने रहें और हम पढ़ते रहें अच्छे तरीके से। हाँ जी, कल हम आपको चैप्टर नंबर 3 कल एंड था बिल्कुल, तो आप अपने पास पेज नंबर 48 को रख लीजिएगा, निकाल लीजिए बुक में से। उसमें से कुछ बातें आपकी हमें थोड़ी सी डिस्कस करनी थी, और बहुत अच्छी बातें हैं उसके अंदर जो आपको शायद रोज़ डेली या आपके रूटीन में भी हो, लेकिन उसकी टेक्निक या उसका मैकेनिज्म आपको आइडिया नहीं है कि क्या होता। अच्छा जी, पहले हम चलते हैं जी, पहले आपको हम फीडबैक इनहिबिटेशन को थोड़ा सा नीचे सबसे लास्ट में पेज नंबर 48 पर आपके देख लीजिए, एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन दिया हुआ फीडबैक मैकेनिज्म का। ठीक है ना? इसमें सबसे फर्स्ट एक कंपाउंड है थ्रियोन सबस्ट्रेट के तौर पर। उसके बाद एंजाइम्स आपको 1 2 3 4 5 5 एंजाइम्स आपको नजर आ रहे हैं, और थ्रियोनिन हमारा कन्वर्जन हो रहा है ए प्रोडक्ट, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में, और फिर वो आइसोल्यूसिन बन रहा है एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपको फीडबैक हमारे पास यहाँ दिखाया गया। अब इसमें जो बात समझने वाली हम आपको समझाना चाहते हैं वो ये कि आपकी बुक में आपको यकीनन नजर आ रहा होगा कि अगर एक एरो नीचे से होकर और एंजाइम 1 पर आ रहा है, ठीक है ना, इट मीन्स के जनाब ये साइकिल हमारी आइसोल्यूसिन एंड प्रोडक्ट बनाने के दौरान ये साइकिल चल रही है, और एंजाइम अपने काम कर रहे हैं। एंजाइम कितने काम कर रहे हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें से अगर कोई एक एंजाइम रोक लिया जाए, क्या करना चाहती है आपकी बॉडी? आपकी बॉडी आइसोल्यूसिन उसके पास इतना हो चुका है कि अब उसको मजीद नहीं चाहिए। सबस्ट्रेट उसके पास है थ्रियोनिन, ठीक है, एंजाइम भी जाहिर सी बात है उसके पास मौजूद है। तो अब एंजाइम्स को रोकने के लिए क्या किया जाएगा? इनहिबिट किया जाएगा। और इनहिबिट करने के लिए कल और अभी भी आपकी स्क्रीन पर हमारे पास इनहिबिटर का प्रोसेस दिया हुआ कि एंजाइम यहाँ पर 1 2 3 4 5 में से किसी भी एक एंजाइम को हमारे कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स या नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स उसे रोक लेंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो अब 5 में से कोई एक एंजाइम भी इनएक्टिव हो गया तो क्या होगा जी? हमारा एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी। तो इसी तरह हमारी फीडबैक की जाती है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी पहले भी कि अगर हम बहुत ज़्यादा चॉकलेट या कोई शुगर वाली चीज़ खा लेते हैं तो बड़ी स्पीड के साथ हमारे ब्रेन मैसेज देता है हमारे लीवर के सेल्स को, और लीवर के सॉरी पेंक्रियाज के सेल्स को, और पेंक्रियाज में अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। अल्फा सेल्स इंसुलिन फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। अब वो इंसुलिन कितनी बने? जितनी आपकी शुगर लेवल को नॉर्मल करना। अब नॉर्मल हो गई तो डेफिनेटली अब इंसुलिन नहीं बननी चाहिए, तो फिर क्या किया था? ब्लॉक कर दिया जाता है। एंजाइम ऐसे इनहिबिट कर दिए जाते हैं कि अब वो इंसुलिन फॉर्मेशन को रोक देंगे, उस सूरत में कि जब आपकी शुगर लेवल नॉर्मल हो गई। ठीक है, तो ये हमारा फीडबैक होता है। अब इसमें फीडबैक में हमने आपसे कहा था नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फीडबैक होते हैं, और हमारा जो ये इनहिबिटेशंस का प्रोसेस है ये हमारा नेगेटिव फीडबैक कहलाता। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में किसी केमिकल को, किसी सबस्ट्रेट को कम करना है, डिक्रीज करना है वैल्यू, तो फिर वो कहलाएगा नेगेटिव फीडबैक। और अगर इंक्रीज करनी है वैल्यू तो वो कहलाएगा
पॉजिटिव फीडबैक की आपके यहाँ पे जिक्र नहीं, क्योंकि यहाँ इनहिबिशन की बात है इसलिए। ठीक है जनाब, क्लियरली हम चले आगे। आखिरी हमारा इस पेज पर आखिरी ही पॉइंट है, और वो आपके सामने पेज नंबर 48 पे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नोट में आप देख सकते हैं, मैं आपको रीड आउट करके बता देता हूँ। द पेस्टिसाइड्स DDT and parathion are inhibitors of key enzyme in the nervous system. Many antibiotics are inhibitors of specific enzyme in bacteria. For example, penicillin blocks the active site of an enzyme that many bacteria use to make cell wall. These examples of enzyme inhibitors as metabolic poison may give the impression that enzyme inhibition generally abnormal and harmful. ठीक है, अब इसमें क्या बात है हमारी, ये एक रीजन है। तो उस रीजन में आपसे उन्होंने कहा है कि ये जो DDT या पैराथियन, ये हमारे किस तरह से मैकेनिज्म है इसका, किस तरह से फंक्शनल होती है। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड हम कहते हैं ऐसे केमिकल्स को जो ऑलमोस्ट सारे ही इंसेक्ट को, उसमें फ्लाइंग इंसेक्ट या क्रॉलिंग इंसेक्ट है, उन तमाम को वो मार दे, किल कर दे। पेस्टिसाइड हम कहते हैं ऐसे केमिकल को जो स्पेशल पेस्ट को किल करने में इस्तेमाल। पेस्ट किसे कहते हैं? पेस्ट दरअसल होता है स्पेसिफिक इंसेक्ट अटैक ऑन स्पेसिफिक फील्ड क्रॉप। किसी भी खास क्रॉप पर, जैसे गन्ना है सपोज, तो गन्ने पर वैसे तो सारे इंसेक्ट आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे मखसूस इंसेक्ट होंगे जो सिर्फ गन्ने पर अटैक करेंगे, शुगर केन पर अटैक करेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे शुगर केन का पेस्ट। कॉटन है, कॉटन के आपने प्लांटेशन की और पता चला कि जी कॉटन की डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट अटैक्स हो रहे हैं, तो वो जो स्पेसिफाई है, जो कॉटन की खेत में ही आपको मिलेगा, किसी और खेत में आपको वो इंसेक्ट नहीं मिलेगा, वो कॉटन का पेस्ट कहलाएगा। तो हर पेस्ट को हमने मारने के लिए डिफरेंट पेस्टिसाइड यूज की। अच्छा, अब ये जो DDT है, ये DDT पेस्टिसाइड है, मगर इन जनरल 1960s से, बल्कि शायद 50s ही को कह लें आप, 70 और 70 से ऑलमोस्ट 75 और 78 तक इस DDT को WHO ने अफ्रीका में और दूसरे कंट्रीज में बेतहाशा इस्तेमाल किया, क्योंकि DDT का रिजल्ट मॉस्किटो को मारने के लिए बड़ा ज़बरदस्त था। अब मॉस्किटो को मारने के लिए आज भी जो हमारे पास डेथ रेशियो है, वो सबसे ज़्यादा मलेरिया से होता है। मलेरिया एक ऐसी डिजीज़ है जो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा डेथ टूल रखती है, यानी हमारा सबसे पहला जो रेशियो आता है वो मलेरिया से मरने वाले लोगों का आता है। सेकेंडली आई थिंक हमारा एक्सीडेंटल जो लोग मरते हैं दुनिया भर में, दुनिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मलेरिया को रोकने के लिए WHO ने बेतहाशा DDT को यूज किया। ठीक है, अब इस DDT के इस्तेमाल से मॉस्किटो अगले 10 साल बाद इतना रेजिस्ट कर गया कि वो अब DDT से नहाने लग गया और उसको कुछ भी नहीं होता। तो 10 साल तक का रिजल्ट तो बहुत ज़बरदस्त रहा कि जी मॉस्किटो मर रहे हैं और मलेरिया नीचे जा रहा है, लेकिन उसके अगले 10 साल बाद पता चला कि मलेरिया और तेज हो गया और ज़्यादा उसकी डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जितना DDT इस्तेमाल किया वो उतना ही ज़्यादा रेजिस्ट करता रहा।
हमारे इंसेक्ट, हमारे बैक्टीरिया में ये खासियत है कि वो आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्ट कर जाते हैं। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस ये होती है कि आपको रोज एक थप्पड़ लगाया जाए तो शायद महीने के बाद उस एक थप्पड़ का असर खत्म हो जाए। फिर आपको डंडे से मारा जाए तो अगले 2 महीने बाद उस डंडे का असर भी खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपके अंदर? आपके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो गया। ठीक है। जैसे पहली बार इंजेक्शन लगाया, आपको बहुत परेशानी हुई, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपने 3-4 बार इंजेक्शन लगा चुके हैं तो आप उससे यूज टू हो गए। ठीक है जी। तो यूज टू हो जाना अगेंस्ट द एनी केमिकल, उसको हम कहते हैं कि वो रेजिस्ट कर गया। इसी तरह हमारे बैक्टीरिया भी होते हैं, वो भी रेजिस्ट कर जाते हैं। इसीलिए तो एंटीबायोटिक्स जो बनाई जाती हैं वो आज 5th जनरेशन की बात हो रही है। हमारी बुक में आपको एग्जाम्पल दी पेंसिलियन। पेंसिलिन जो होता है, जो 1970s में फर्स्ट हमारी ह्यूमन पर इसका असर रहा, बहुत अच्छा रहा वहाँ तक। तो उसके बाद इसका असर थोड़ा सा रेजिस्ट करता रहा, और फिर ऑलमोस्ट 80s में आकर पेंसिल, आज भी शायद हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं पेंसिलिन को, लेकिन वो फ्रिक्वेंटली उसको यूज़ करना अब बंद कर दिया गया, वरना पहले हमेशा पेंसिलिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता था। पेंसिलिन क्या करता है जी? हमारे बैक्टीरियाज को जाकर उसके एंजाइम, कौन से एंजाइम? वो एंजाइम जिससे वो बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल को बनाता या रिपेयर करता, उसे जाकर इनहिबिट कर देता। अब जाहिर सी बात है, वो इनहिबिट हो गए तो सेल वॉल बनना बंद, स्टॉप हो गई सेल वॉल फॉर्मेशन। अब सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही, रिपेयरिंग नहीं हो रही, तो बैक्टीरिया डैमेज हो गया, टूट गया, मर गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस एक्शन के थ्रू हम अपने बैक्टीरियाज को किल करते हैं आज भी। इसी तरह जो डीडीटी का या पैराथियन का असर है, वो हमारा आमतौर पर हमारा जो असर होता है वो इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम में जो ब्रिज बनने का प्रोसेस है। ठीक है। ब्रिज क्या होते हैं जी? ब्रिज होता है एक साइड को दूसरी साइड के साथ अटैच करने वाला। तो इसी तरह से हमारे नर्वस सिस्टम में ब्रिज बनते हैं जो हमारे मैसेजेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब उस ब्रिज को बनाने के लिए हमारे एंजाइम्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। इसी तरह इंसेक्ट में भी है, एनिमल्स में भी है। तो अगर डीडीटी या पैराथियन उनके ब्लड में या उनके नर्वस सिस्टम में दाखिल हो गया तो फिर वो क्या करेगा? वो उन एंजाइम को इनहिबिट कर देगा जो नर्वस सिस्टम को ब्रिजिंग करवा रहे थे। नर्वस सिस्टम की ब्रिजिंग बंद होगी तो नर्वस सिस्टम बंद होगा, नर्वस सिस्टम बंद होगा तो ऑर्गन सिस्टम बंद हो जाएंगे और फिर डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए पेस्टिसाइड को यूज करना, या आजकल या हम घरों में जो है वो इंसेक्टिसाइड बहुत यूज कर लेते हैं, जो स्प्रेज होते हैं हमारे यहाँ, फॉगिंग स्प्रेज, तो उनको हमें थोड़ा एहतियात करनी चाहिए इस्तेमाल करने के दौरान। वैसे तो वो उनकी क्वांटिटी उसमें कम होती है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था आपके लिए इस चैप्टर नंबर 3 में। छोटा सा चैप्टर था, बातें ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी हम आगे अपने आने वाले 5 मिनट में, अगर आप लोग कोई इस चैप्टर से रिलेटेड बात करना चाहते हैं जो रह गई हो आपके जहन में, या आपने नोट की हो, वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी लेक्चर के दौरान अगर आपको कुछ याद आ रहा है या आपसे कुछ जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप फौरन से उसको नोट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि वो थोड़ी देर बाद वो क्वेश्चन आपके जहन से निकल जाए। ठीक है ना? तो अब आप जो है इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी बात जो आपने नोट की है
वो मुझसे पूछ लें, हम अगले 5 मिनट बाद अपनी क्लास को चैप्टर नंबर 4 में ले जाएंगे। ठीक है जी, मैं वेट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है जी, सर फीडबैक इनहिबिटेशन दोबारा समझा दें। तो फीडबैक बेटा जी समझाने की बात बहुत इजी सी आपको मैं बता दूं कि अगर जब कभी भी बॉडी में हमारे पास कोई भी केमिकल अपनी नॉर्मल रेंज से ऊपर जा रहा होगा, एक्सेस हो रहा होगा, जैसे मैंने मिसाल दी थी आपको जी, आपने चॉकलेट खा ली आज, किसी जगह से आपको चॉकलेट मिली तो आपने खाई और शायद वो ज़्यादा खा ली, ज़्यादा मिल गई थी। अब मुझे जैसे शख्स को चॉकलेट जो उसका फेवरेट है, आइसक्रीम जिसकी फेवरेट है, तो मुझे तो अगर फ्री में कोई चॉकलेट के बॉक्स दे तो मैं तो उसको इंशाल्लाह पहली कोशिश तो यही होगी कि आज ही ख़त्म कर दूं। तो उस सूरत में मेरे साथ क्या होगा जनाब, मेरी ब्लड शुगर जो है उसमें इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू। अब उसको हमारी बॉडी फीडबैक देगी ब्रेन को, और ब्रेन से कहेगी कि शुगर लेवल जो है हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ब्रेन उस फीडबैक के अगेंस्ट क्या कहेगा, पेंक्रियाज को मैसेज देगा। पेंक्रियाज हमारी इंसुलिन फॉर्मेशन शुरू कर देगी। अब इंसुलिन वो बनाएगी स्पीड के साथ, क्योंकि आपके यानी मेरी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली चॉकलेट। अब क्या हुआ जी, अब वो स्पीड से आई और इंसुलिन और हमारी शुगर लेवल को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज करके वो नॉर्मल लेवल पर लाना चाहती है। अब वो एकदम से नीचे आते आते नॉर्मल रेंज पर आ गए, लेकिन इंसुलिन तो बहुत स्पीड से बनी थी। अब इंसुलिन को रोकना है, तो इंसुलिन को स्टॉप करने के लिए हमारे ब्रेन अब दोबारा से किसे मैसेज करेगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को। वो जाकर उस एंजाइम को, जिस एंजाइम ने ऑर्डर करवाया था कि भाई इंसुलिन बनाओ, और इंसुलिन बनाने वाले एंजाइम्स उनको रोक देगा। अब क्या हुआ, अब इंसुलिन स्टॉप हो गई क्योंकि आपका शुगर लेवल इक्वल हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल रेंज में आ गया। तो इसे कहते हैं फीडबैक इनहिबिटेशन। ठीक है, किसी भी लेवल, किसी भी केमिकल जो बॉडी में नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, और अगर वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो गया है तो उसे नॉर्मल रेंज में या डिक्रीज करने को आप कहते हैं फीडबैक इनहिबिटेशन या नेगेटिव फीडबैक। ठीक है जी, एक सवाल ये था। सेकेंडली हमसे पूछा, सर मुझे इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड रेडिएशन का दोबारा बता दें, क्योंकि लेक्चर मिस हो गया था। कोई मसला नहीं बेटा, छोटी सी बात है, पेज नंबर 49 पर दो दो लाइनें लिखी हुई हैं आपके पास। पानी का जो इफेक्ट होता है वो हमारे पास आमतौर पर एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करना होता, लेकिन डिक्रीज करना भी होता, क्योंकि दोनों काम करता। क्योंकि अगर पानी कहीं मौजूद है जहां उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देगा। ऐसे होगा ना कि भाई आपके एक गिलास पानी में आपने 1 स्पून डाला है चीनी, और आप उसको पीने लगे तो आपने कहा अरे मीठा ज़्यादा हो गया। तब आप क्या करेंगे, अब आप उस चीनी को तो जो 1 स्पून थी वो तो नहीं निकाल सकते, तो आप गिलास के पानी को उसमें और पानी एडिशन कर लेंगे, हाफ गिलास अलग कर लेंगे, उसमें पानी प्योर वाटर और ऐड कर देंगे। तो आपने क्या किया, एक्चुअली एक्चुअली आपने कंसंट्रेशन को कम कर दिया, शुगर को। ठीक है ना। तो इसी तरह वाटर की अगर ज्यादती हो जाए तो कोई भी इंजाइम की कंसंट्रेशन या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर इफेक्ट आता है, जिसका इनडायरेक्टली इंजाइम की एक्टिविटी पर असर होता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें, सपोज आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दी है जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो आपने देखा कि अगर आप सीड को अपने घर में कोई भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं तो वो आप अपने रख लें, तो उसको कोशिश करते हैं आप ड्राई जगह पर ही रखें। लेकिन अगर आपने उसको थोड़ी सी मॉइस्चरिंग करवा दी, यानी किसी ऐसी जगह रख दिया कहीं पानी गिर गया, अगर गीला कपड़ा मौजूद है,
मॉइस्चर वहां पहुंच गया तो वो अगले 4-5 दिनों बाद वो जेमिनेट होने लग जाए। इसी तरह जब आप किसी सीड को जमीन में लगाते हैं तो जैसे ही पानी डालते हैं उसमें, तो पानी दरअसल उसमें माइक्रोपाइल से होता हुआ उसके इनसाइड ऑफ द सीड पहुंचता, और वहां जाकर फिर वो क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है ग्रोथ हार्मोन्स को। और ग्रोथ हार्मोन को एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत है। हर हार्मोन काम करता है एंजाइम के थ्रू, तो एंजाइम एक्टिवेट होते हैं तो ग्रोथ शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। रेडिएशन का आप देख सकते हैं, कोई भी रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल होता है, कम क्वांटिटी में हो ज़्यादा क्वांटिटी में हो। जैसे आप एक्सरेज करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड सोनिक आप काम करवाते हैं अपने, या स्कैनिंग करवाते हैं बॉडी की, तो वो तो उसी वक्त करवा सकते हैं जब आपको हाँ स्पेसिफाइड डॉक्टर ने कहा कि यार ये करवाएंगे तो हमें डिजीज का आइडिया होगा। वरना आप नॉर्मली अगर किसी को शौक है और वो बस कुछ भी ज़्यादा दर्द हुआ और एक्सरे करवाने चला गया, तो यकीनन उसको कुछ अर्से बाद बॉडी के अंदर या तो कैंसर डेवलप हो जाएगा या कोई और फॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि बार बार ये करने से एंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाता है, एंजाइम टूट जाता है और खराबियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जनाब मौजूद है, सर को एंजाइम में को से क्या मुराद है? को स्टार तो सुना होगा आपने, ड्रामे में होता है जी को स्टार, फिल्म मूवीज में होता है जी को स्टार। तो को स्टार कौन होता है? हीरो के साथ या हीरोइन के साथ। तो यहाँ पर हमारा को एंजाइम का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेट करने वाला, जो उसकी मदद करता है, उसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको को एंजाइम कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं आया समझ। अच्छा, तो ये तो जिनका सवाल था शायद वो उन्होंने ही आगे कहा मुझे, तो वो हो गया जो वाटर और रेडिएशन की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जो इम्पोर्टेंट नोट है यूज रिलेटेड किया रीजन बनेगा? हाँ, ये रीजन हम आपको देंगे ना होमवर्क में, तो फिर आप उसका आंसर बनाइएगा। ठीक है, इसका रीजन मैं होमवर्क में दूंगा आपके नेक्स्ट वीक में। आज तो लास्ट डे है हमारी क्लास का, तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह जो फर्स्ट मंडे आपका आ जाएगा तो उसी आफ्टर द क्लास अपलोड हो जाएगा आपका होमवर्क, चैप्टर 1 और 2। तो यकीनन उम्मीद है मुझे कि बच्चों ने शायद कर लिया होगा। ठीक है ना, सबने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अगर इंसुलिन हमारे अंदर बन रही है तो लोग उसे लेते क्यों? जी बेटा, ये इसलिए है कि उन लोगों में इंसुलिन बनना बंद हो जाती है जिनको हम डायबिटिक पेशेंट कहते हैं। तो उनके पेंक्रियाज के सेल अगर डैमेज हो गए हैं, खराब हो गए हैं किसी भी वजह से, वो वजह जेनेटिक भी हो सकती है, वो वजह ओवरलोडिंग भी हो सकती है, यानी वो ज़्यादा मीठा खाते थे, और सो ऑन बहुत सारी वजहें, एक्सरसाइज नहीं करते थे और मोटापा ज़्यादा था, तो उनके इंसुलिन बनाने वाले सेल अल्फा सेल जो है वो डैमेज हो गए पेंक्रियाज में। तो अब वो इंसुलिन नहीं बन सकती उनके पास, तो अब उनको इंसुलिन हमें लेनी पड़ेगी, जो कि आर्टिफिशियल मेडिसिन के तौर पर। ठीक है जनाब, ये क्वेश्चन थे आपके, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रहा आपका चैप्टर 3। और अब यकीनन होप सो कि कोई और क्वेश्चन नहीं रहा होगा आपके पास। अगर है तो अभी भी डिस्कस कर सकते हैं, फिर अगले कुछ देर बाद हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 होगा आपका बॉटनी से रिलेटेड। यहाँ तक हम चैप्टर 1, 2, 3 जो कवर किया है वो हमारा है जोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है जी, ये मैं वैसे भी आपको नोट तो करवा चुका हूँ, आपके तमाम बुक्स में आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कंटेंट्स में। अब आ जाए हम चैप्टर नंबर 4 सेल की तरफ। आज ही चलें जी, सेल की तरफ चलें, सब चलने चाह रहे हैं? कोई क्वेश्चन तो नहीं माइंड में?
है तो पूछना है जल्दी से। चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए जो आपके माइंड में थे। तो हम अब आपको लेकर चलते हैं जनाब चैप्टर नंबर 4 की तरफ। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 4 में हम आपसे जो बात करेंगे वो हमारा चैप्टर 4 है सेल। ठीक है जी। और ये सेल चैप्टर नंबर 4 में यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें मौजूद है एक, और शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको इसमें से मिल ही जाएंगे। अच्छा, एक बात और जरूर ध्यान में रखिएगा, 5 ईयर को भी थोड़ा सा, या 10 ईयर आप ले लें, बल्कि 5 ईयर तो आजकल सॉरी इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। तो 10 ईयर को आप पढ़ा करें उसमें से क्वेश्चन को, और उसके पढ़ने का ये फ़ायदा बेनिफिट होता है आपको कि आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन को देखते हैं तो फिर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन भी आता है, और दूसरा वही क्वेश्चन आपको शायद समझ में ना आए कि इसका आंसर क्या है, तो फिर आप अपने टीचर से कंसर्न करते हैं। ठीक है ना, तो ये ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ये चैप्टर 4 आपका मौजूद है पेज नंबर 53 पर। 53 पर आपको याद होगा 9 क्लास में आपने छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं वो पढ़ी थी, वो यहाँ पर भी है। मसलन आपको सेल किसने फाइंड किया, सेल कैसे फाइंड हुआ, न्यूक्लियस किसने फाइंड किया, है ना, सेल थ्योरी क्या है, किसने उसको प्रपोज किया, सो ऑन। तो ये बातें यहाँ पर भी आपके पास मौजूद हैं। और सबसे पहले आपको पहला पैराग्राफ की एंड लाइन में, लास्ट लाइन में बताया जा रहा है कि जनाब हमारे जो गैलीलियो साहब थे, उन्होंने 1610 में क्या बना दी थी, एक बाइनोकुलर बना दी। ठीक है। अच्छा, बाइनोकुलर हो या हम उसे टेलीस्कोप की बात करें, तो इन दोनों में सिर्फ मतलब फर्क तो, डिफरेंस तो बहुत है, लेकिन अगर उसकी हम मैकेनिज्म को देखें तो एक दूसरे के अपोजिट है मैकेनिज्म। तो इसीलिए गैलीलियो की मदद से, जो गैलीलियो ने सबसे पहले काम किया था, वो उसने टेलीस्कोप बनाई थी। उसी टेलीस्कोप की थोड़ी सी चेंज करके साइंटिस्ट इन्होंने भी बनाई थी, और फिर उस माइक्रोस्कोप को मज़ीद बेहतर किया गया। अगर आपके पास बाइनोकुलर हो घर में, या कैमरा कोई अवेलेबल हो, तो आप देखिएगा कैमरे की जो मेन साइड है जहाँ से आप देखते हैं, फोकस करते हैं, एलईडी वाला कैमरा नहीं, वो दूसरा कैमरा जो होता है, और उसके अपोजिट साइड से देखिएगा तो आपको छोटी चीज़ बड़ी नज़र आएगी, और अगर आप उसकी ओरिजिनल जगह से देख रहे हैं तो बड़ी चीज़ जो होगी वो छोटी नज़र आ रही है। जैसे बाइनोकुलर में देखते हैं ना, दूर की चीज़ आपको करीब नज़र आती है, तो वो क्या किया है उसमें, उसमें आपने छोटी को बड़ा फोकस कर दिया। और उसी बाइनोकुलर को आप इन्वर्ट करके, उल्टा करके देखिएगा, तो आपको अपनी जो करीब की चीज़ है वो दूर नजर आएगी। ठीक है, तो रूल एक ही है, मैकेनिज्म एक ही है। यहाँ पर डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं एयर वाइज, और उन्होंने क्या क्या इन्वेंशन किया, मैं उस तरफ आपको लेके जाता हूँ। उनको बहरहाल आप एमसीक्यूज के लिए अपने इंगेज कर लीजिएगा, यहाँ अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जगह सेकंड पैराग्राफ में देख लें आप, आपके पास बहुत सारे वो लिखे हैं। तो जनाब सबसे पहले तो बात करते हैं कि जी जब माइक्रोस्कोप को फाइंड कर लिया गया, बना लिया गया, तो हमें एक चीज मिली जिसे सेल का नाम दिया गया। अब सेल को मिलना एक अलग बात थी, लेकिन सेल को डिफाइन करना एक अलग मैटर था। तो आज जो आपके पास डेफिनेशन होती है वो तो एक ऑथराइज्ड डेफिनेशन और प्रपोज की गई है बाय द सेल थ्योरी।
और सेल की डेफिनेशन, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज एबल टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो ये बेसिक और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चर भी हो और फंक्शन भी हो, तो उसे आप कहते हैं कि वो यूनिट ऑफ लाइफ हो, तो उसे सेल का नाम देते हैं। सेल की वैसे मीनिंग जो बनती है, जैसे आप सेल यूज करते हैं ना, अपने रिमोट्स में सेल यूज करते हैं, तो उनको देखिएगा कि आप, वो एक बॉक्स होता है एक्चुअल, और उस बॉक्स के अंदर मिडल में एक रॉड लगी होती है। ठीक है, तो सेल ग्रीक वर्ड है, और इसकी इंग्लिश में मीनिंग बनती है बॉक्स। उर्दू में कहते हैं हम कोई खाना। ठीक है, अब इस बॉक्स में क्या है कि ये लाइफ का स्ट्रक्चर भी है, मगर उस वक्त जब ये फंक्शनल हो, जब ये काम कर सकता हो, मेटाबॉलिक प्रोसेस इसमें चल रहे हो, उस वक्त तक ये बॉक्स लाइफ कहलाएगा। और अगर मेटाबॉलिज्म बंद हो गया इसका, तो फिर ये लाइफ की यूनिट नहीं कहलाएगी। जैसे हम किसी जिंदा शख्स को उसके नाम से आवाज देते हैं, और जब वो डेथ हो जाती है उसकी, तो फिर हम बोलते हैं जी चलो जी आ गई जी, डेड बॉडी आ गई। हम उसका नाम नहीं लेते, क्योंकि अब उसकी सेल्स डैमेज हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, लाइफ उनमें खत्म हो गई, तो अब हम उनका नाम भी नहीं पुकारते। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, सेकंड पैराग्राफ। तो जब ये बन गई थी माइक्रोस्कोप, तो फिर ऑलमोस्ट 50 साल बाद 1663 में रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल इन पीस ऑफ कॉर्क। कॉर्क किसे कहते हैं जी? लकड़ी का जो हमारे यहाँ, आपने नाइन में तो यूज नहीं किया शायद अब, क्योंकि प्लास्टिक के कॉर्क आ गए, वरना पहले ये होता था कि जो हमारी, आप लोग थिस्टिल फनल यूज करते हैं अपने प्रैक्टिकल में, नाइन केमिस्ट्री में, या फ्लास्क वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें जो कैप लगाते हैं ना, वो लकड़ी का होता था, उसको हम कॉर्क कहते हैं। तो इसने क्या किया जी, इसने उस कॉर्क में से डिस्कवर किया, एंड ही यूज द टर्म ऑफ सेल। सेल मीन्स हॉलो स्पेस, यानी बॉक्स, इन 1665। वो सारे एक्सपेरिमेंट करता रहा, और फिर इसने फाइंड करने के बाद इसने कहा कि जी हमारे प्लांट्स की जो बॉडी है वो हॉलो स्पेस से बनी, छोटे छोटे हॉलो स्पेस मुझे नजर आ रहे हैं, और वो मैं कोई भी प्लांट उसको कट करके और उसका टीएस करूं तो मुझे ऐसा ही मिल रहा। फिर 1831, 60, 65 और 1831, तकरीबन 200 ईयर्स। तो 200 ईयर्स में बहुत डिफरेंस आया हमारी माइक्रोस्कोप्स का। इसीलिए रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्चिड सेल। ऑर्चिड फ्लावर होता है, उनके सेल में इसने क्या देखा? न्यूक्लियस। अब जाहिर सी बात है, सेल को देखना हो तो आपकी जो माइक्रोस्कोप है वो बहुत अच्छी एडवांस होनी चाहिए। आप उसके न्यूक्लियस को देखना है तो फिर वो डेफिनेटली और भी ज्यादा एडवांस होनी चाहिए, है ना? तो इसलिए 200 साल के अंदर अंदर माइक्रोस्कोप में काफी चेंज आया। आज तो खैर बहुत आ गया। तो इस तरह से डिस्कवर किया गया सेल और उसका न्यूक्लियस। फिर देन आगे आने वाले वक्त में 1838 और 39, two German biologists, Sheldon and Siobhan, present the cell theory. सेल थ्योरी को वो प्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं। इनमें से दोनों ही जर्मन थे, लेकिन दोनों ही दरअसल अलग अलग थोड़ा सा काम कर रहे थे। एक बॉटनी में काम कर रहा था, एक जोलॉजी में काम कर रहा था, यानी प्लांट पर काम हो रहा था, एक एनिमल में काम कर रहा था।
जिसमें हम यहाँ देख लेंगे जी, हमारे यहाँ कराची यूनिवर्सिटी है, तो एक साइंटिस्ट यहाँ प्लांट में काम कर रहा है, तो पंजाब में कोई पंजाब यूनिवर्सिटी, वो वहाँ zoology में काम कर रहा है। ठीक है ना? और दोनों ने जब काम ऑलमोस्ट अपना कॉन्क्लूड किया, तो कॉन्क्लूजन के वक्त इन दोनों ने देखा कि यार हम दोनों की बातें तो बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से। तो फिर इन दोनों ने बैठकर डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद इन्होंने क्या, दो पॉस्टुलेट बनाए, जिसे सेल थ्योरी का नाम दिया। नंबर वन, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। पहली बात कि जी कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, जिंदा चीज होगी, तो वो या तो एक सेल से बना है या फिर एक से ज्यादा सेल से बना है। दूसरा पॉस्टुलेट इन्होंने कहा, द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है? तो तमाम के तमाम स्ट्रक्चर जो यूनिट्स ऑफ लाइफ हैं, वो यूनिट कौन सा होगा? उसका सेल ही होगा। तो ये दो पॉस्टुलेट इन्होंने दिए थे। तीसरा, थर्ड वन जो पॉस्टुलेट है, वो हमारे एक और साइंटिस्ट जर्मन के पैथोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1855 में लिया, रडल्फ विर्कॉन है। इन्होंने कहा कि जनाब, न्यू सेल्स कैन अराइज ओनली बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। कि नया सेल या न्यू सेल जो बनेगा, अराइज होगा, वो पहले वाले सेल की डिवीजन से ही होगा। प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा, और एग्जिस्ट करने के बाद जब वो देखता है कि जी मेरा काम पूरा हो गया, तो फिर वो डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो दो सेल बन जाते हैं। ठीक है जनाब? तो ये थर्ड पॉस्टुलेट जर्मन साइंटिस्ट ने इसमें ऐड किया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आपके आ जाता है। लिख लीजिए चाहे तो 53 पेज नंबर पर, इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी, यहीं लिख लीजिए कि राइट द थ्री postulate of cell theory. Write the three postulate of cell theory. अब याद रखिएगा कि 9th क्लास में भी यही सवाल आपने किया, उसमें भी आपने तीन पोस्टुलेट लिखे हैं, यहाँ भी लिख रहे हैं, है ना? तो कुछ फर्क तो होना चाहिए। क्या फर्क होगा? पहला फर्क तो ये होगा कि आप दोनों साइंटिस्ट, यानी कि शेल्डन और शिवॉन का एयर के साथ जिक्र करेंगे कि बॉटनिस्ट कौन था, जोलॉजिस्ट कौन था, और कहाँ के थे ये, और कौन से ईयर में इन्होंने सेल थ्योरी के पोस्टुलेट लिखे। ठीक है? फिर उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट का आप जिक्र करेंगे, और फिर आप कहेंगे जी इन्होंने थर्ड पोस्टुलेट दिया था, जैसा आपकी बुक में भी दिया हुआ, आप देख सकते हैं। दो पोस्टुलेट लिखने के बाद फिर उन्होंने थर्ड साइंटिस्ट का जिक्र किया, और उसके वर्ड्स हैं डी नोवो। डी नोवो का मतलब है कि नया नहीं बना, सॉरी, मतलब कहीं और से नहीं आया, किसी और जगह से नहीं आया, बल्कि अपनी ही ओल्ड सेल से या ओल्ड चीज से न्यू फॉर्म हुआ। ठीक है? तो इस तरह ये आपका आंसर जब आप देंगे, तो ये इंटर यानी फर्स्ट ईयर लेवल का होगा। ठीक है जी? अच्छा जी, तो आवाज एक बच्चे को नहीं आ रही, आवाज एक बच्चे को नहीं आ रही, तो वो बेटा जरा देखिए अपने आप, चेक कीजिए। ठीक है? तो हो सकता है आपके कहीं फॉल्ट हो। ठीक है?
अच्छा अब अच्छा बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, आप भी याद रखिए, कल भी हमारे साथ भी प्रॉब्लम हुई थी कि वो जो हमारी माइक की या स्पीकर की वायर होती है ना, जो कनेक्ट होती है टू द मोबाइल या लैपटॉप, तो उसका जो ऑक्स वायर कहलाती है, अगर वो सिंगल है तो उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप उसको अपनी साइड पर जरा उसको मूव करके देख लिया करें। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये आंसर आपने कर लिया। अच्छा, आप जो सेल थ्योरी आपकी बुक में पेज नंबर 53 पर लिखी है, इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, बड़ा मजे का। आप लोगों में से किसी ने पूछा नहीं, लेकिन बहरहाल मुझे बताना तो होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये नोट। और क्या है जी, देखिएगा जरा। व्हेन रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन 1663, he calculated over 1 billion of cells in a cubic inch of cork। तो कॉर्क की एक क्यूबिक इंच में 1 बिलियन सेल उसको काउंट किए उसने। बहुत मुश्किल काम था ये। अब तो खैर बहुत आसान काम है सेल को काउंट करना, वो तरीका है हमारे पास, लेकिन बार अभी की वो हम बात नहीं कर रहे। तो उसने कहा कि जी 1 क्यूबिक इंच में 1 बिलियन सेल है। One encounters such astonishing number contained frequently in the study of cell biology। तो मजा आया ना, 1 बिलियन है यार, तो और कितने होंगे। तो फिर इसको साइंटिस्ट और देखते भी गए। जो रिसर्च होती है वो आने वाले साइंटिस्ट और बेहतर करते चले जाते हैं। ठीक है ना, जैसे रॉबर्ट हुक ने 60-65 में बस एक बता दिया भी सेल है। अब उसके आगे बढ़ने वाले उसको और डिफाइन करते जाते हैं। खैर, अब देखिए, अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी कंटेन 2 ट्रिलियन सेल्स। एक न्यू बॉर्न बेबी जो है, जिसका वेट ऑलमोस्ट 2-2.5 किलो के करीब लगभग होता है, उसमें 2 ट्रिलियन सेल्स हैं। ठीक है जनाब। एंड एडल्ट, अगर हम एडल्ट की बात करें तो उसमें 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ठीक है, 60 ट्रिलियन सेल होते हैं एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन में। When you donate blood, you give away 5.4 बिलियन सेल। आपने अगर दे दिया ना, अपना एक बोतल दे देना ब्लड की, वो असल में 400 ml होता, तो वो आपने अगर ब्लड अपना दिया, तो आपने अपने कितने सेल दे दिए, 5.4 बिलियन सेल्स आपने किसी को डोनेट कर दी। ठीक है। ईच डे इनफेक्ट अ ह्यूमन बॉडी स्लॉट ऑफ एंड रिप्लेस 1% ऑफ इट्स सेल्स, और अबाउट 600 बिलियन। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि हम रोजाना की बुनियाद पर क्या कर रहे होते हैं, 600 बिलियन सेल्स को फेंक रहे होते हैं बॉडी से बाहर, यानी हमारी बॉडी कर रही होती है काम। क्यों कर रही होती है जनाब ऐसा, कि 600 बिलियन सेल्स को फेंका जा रहा हो, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट बन रहा है, और उस वेस्ट में हमारे सेल भी डैमेज होते हैं, और वो जो डैमेज हो जाते हैं उनमें से कुछ रिपेयर हो जाते हैं, और जो रिपेयरेबल नहीं होते उनको हमारी बॉडी ने बाहर फेंकना होता है। उसके डिफरेंट मैकेनिज्म है, उसके थ्रू बॉडी से बाहर फेंक दिया। अगर ये सेल्स जो डैमेज हो गए हैं और उनको बॉडी बाहर फेंकने में कामयाब नहीं होती, और ये सेल कहीं आपकी बॉडी में स्टे कर जाते हैं, तो ये दूसरे सेल के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं, और वो खतरा होता है कैंसर फॉर्मेशन का। तो कैंसर फॉर्म करते हैं। तो कैंसर के सेल कौन होते हैं, कैंसर के सेल हमारे अपने ही होते हैं। भाई दुश्मन कौन होता है, दुश्मन आपका अपना दोस्त ही होता है, जब उसको गुस्सा आ जाए ना, जो आपने अपनी राज की बातें सारी उनको बता दी, अब वो आपका जो दुश्मन बनेगा ना, तो वो ऐसा दुश्मन बनेगा कि आपको 14 दफा शुरू हो जाएगा। तो यही हाल है हमारा, हमारे ही सेल जब डैमेज होकर हमारा दुश्मन बनते हैं, तो कैंसर फॉर्मेशन की तरफ चले जाते हैं।
और आपको पता है कैंसर क्या चीज होती है। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल आया छोटा सा कि सर क्यूबिक इंच ऑफ कॉर्क डिफाइन कर दें। अच्छा, क्यूबिक का मतलब होता था 3, क्यूब का मतलब होता है 3। तो हम जब किसी वॉल्यूम की बात करते हैं ना, आपको तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी शायद पढ़ते होंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब होता है जी लेंथ, विड्थ और हाइट। तो ये 3 डायमेंशन हो जाते हैं। इंच, इंच होता है ना, आपके पास स्केल होगा, अगर आप स्केल को देखें तो उसमें सीएम या एमएम और एक जगह इंच, जहाँ सीएमएम होगा ना सेंटीमीटर, उसी पे इंच भी लिखा होगा। तो 1 इंच आपको कितना, 3 डायमेंशनल अगर बात करें तो वॉल्यूम के हिसाब से, तो उसमें उसने कहा कि जी 1 बिलियन सेल्स हैं। और आप 600 बिलियन सेल्स को रोजाना डोनेट कर देते हैं अगर ब्लड दें तो। ब्लड दें तो हम 5.4 बिलियन को कर देते हैं। तो 600 बिलियन हम रोजाना डैमेज सेलों को हमारी बॉडी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन बच्चे के पास ने कहा, सर सेल की नंबर्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नंबर्स होती है, ये ये कांस्टेंट है। अच्छा, या ये कांस्टेंट है, आप ये कहें। आपको बहुत आसान है ये बात बताना। आप लोग इस वक्त ग्रोथ कर रहे हैं, आपकी हाइट इंक्रीज होगी और आपका स्ट्रक्चर इस वक्त बन रहा है। एक बड़ी मजे की बात आपको बताऊं, अभी आपका दिमाग पूरा नहीं बना। अक्सर बच्चे ये बात सुनकर शायद हैरान हो जाए कि क्या बात कर रहे हैं सर, हमारा दिमाग नहीं बना। वाकई बता रहा हूँ मैं आपको, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ ना, और बायोलॉजी पढ़ता हूँ। तो बेटा आपका अभी ब्रेन जो है वो पूरी तरह फॉर्म नहीं हुआ, अभी वो होगा, हो रहा है। इसी तरह आपकी बॉडी भी। अच्छा, इस पे हम बहस बाद में कर लेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है। तो उसमें हमारी बॉडी फॉर्म हो रही है। तो अब क्या होता है, आपके सेल्स की फॉर्मेशन जो है ना इस वक्त, वो, अगर सपोज हम कहते हैं कि जी हमारी बॉडी में 600 बिलियन सेल्स टूट रहे हैं, तो आप जैसे जवान बच्चों के बॉडी में 1200 बिलियन सेल फॉर्म भी हो रहे होंगे। ठीक है। तो 600 में से, सॉरी, 1200 में से 600 माइनस हो गए तो 600 बच गए। अगले दिन फिर यही हुआ, तो आपके रोजाना 600 बिलियन सेलों का इजाफा हो रहा। 30 इयर्स की एज में जाकर आपका ये एवरेज स्लो होते होते इक्वलाइज हो जाएगा ऑलमोस्ट। यानी 600 बिलियन बने तो 600 ही डैमेज भी होगा। और 35 एज के बाद आपकी ये फॉर्मेशन 500 रह जाएगी और डैमेज 600 बिलियन या 700 बिलियन हो सकता है। अब जो आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आपके सेल की डैमेज होने की, उनकी डेथ टूल बढ़ता जाएगा और आपकी फॉर्मेशन जो है वो कम होती जाएगी। तभी तो आप बूढ़े होते जाएंगे, यानी हम जैसे इस एज में हम अपनी बात कर, तो हमारे पास इस वक्त फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, न्यू सेल्स, वो कम है और डेथ ऑफ ओल्ड सेल्स की एवरेज वो ज्यादा है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ गया, सर जब डेली 600 बिलियन चले जाते हैं तो 5.4 बिलियन डोनेट करने में क्या जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ब्लड डोनेट आप जैसी एज में, यानी 30 से पहले पहले या 30 के बाद भी कर सकते हैं ब्लड को तो डोनेट। तो उसमें यही होता है कि आप अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। और उसकी एक बेसिक वजह यही है कि आपके इतने सारे डोनेशन के दौरान जो सेल जा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा सेल तो आपके रोज मर रहे हैं। वो तो 5.4 है, जो 600 बिलियन है। ठीक है, आप हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
नेक्स्ट में जी एक और क्वेश्चन है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही या आप बोल नहीं रहे। बेटा आवाज तो आ रही है, आपकी ये बोलने यानी सुनने के लिए जो आपका ऑडियो है वो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगेन मैं आपको कहूँ कि जनाब आप अपना जो माइक सॉरी हेडफोन है या हैंड फ्री लगाया हुआ है आपने, तो उसकी जो केबल है ना, उसको जरा सा आप जरा सा आगे पीछे करके थोड़ा सा देख लिया कीजिए। बाज़ दफ़ा ऐसा ही हो जाता है कि वो जो केबल है, आपका कनेक्शन है, वो आपकी वायर थोड़ी सी ऐसी हो गई कि वो बहुत बारीक सी तो वायर होती है, वो हल्की सी डैमेज हो जाती है। तो उसको एक जिस साइड से वो चल रही है उसी साइड से चलेगी। अब अपोजिट साइड पे अगर आप लगाएंगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो आपको आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है जनाब जी, ये इंटरेस्टिंग बातों की तरफ हम चले, आपको बहुत अच्छी सी बातें बता दी। अब हम चले आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जनाब पेज नंबर 54, और 54 पर भी आपको यूजुअली कुछ पुरानी बातें मिलेंगी और उनमें से हम कुछ नई बातें भी करेंगे। ठीक है, पुरानी बातों में आपने 9th क्लास में भी माइक्रोस्कोप्स देखी हैं, पढ़ी हैं, है ना। ठीक है, तो उनका जिक्र करेंगे हम। माइक्रोस्कोप कौन है और क्या है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्कोप माने फोकस करना। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू स्टडी द स्मॉल टिंडी एंड माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स which cannot be observed by the naked eye, human eye। तो आप वो चीज जो आप अपनी आंख से नहीं देख सकते, नहीं देख पाते, उन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, तो वो छोटी चीज को फोकस किया जाता है, स्कोप किया जाता है, और फिर हम उसको बड़ा करके देख लेते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास जो माइक्रोस्कोप की टाइप्स हैं वो बेसिकली उनके स्ट्रक्चर पे जाएं तो दो तरह की है। एक कहलाती है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप जैसे हम ये ग्लासेस लगाते हैं ना, ये भी माइक्रोस्कोप है हमारी। हम वो लेंस यूज करते हैं, वो भी माइक्रोस्कोप है हमारी। तो वो क्या कहलाएगी, सिंगल लेंस वाली जो माइक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। भाई वो हमारे पास लेंस होता है ना, तो उससे भी हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को देखकर बड़ा करके देख लेते हैं, है ना, रीडिंग करनी है कहीं। ठीक है, अच्छा ये एक बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है अभी तक, पता नहीं क्यों। यहाँ तो सब ठीक है जनाब, आपकी साइड ही कुछ प्रॉब्लम होगी। अच्छा जी, तो हमारे पास माइक्रोस्कोप एक हो गई बिल्कुल सिंपल, एक लेंस, सिंगल लेंस। दूसरी हो गई कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने 9th क्लास में जो माइक्रोस्कोप यूज किए ना, उसमें आपने देखा होगा एक आई पीस जहां से आप अपनी आंख से देखते हैं, आई साइड से, और एक जहां पर आप स्लाइड रखते हैं उसके ऊपर एक लेंस लगा होता। अगर आपके टीचर ने आपको अपने हैंडल करने दिया हो, अगर खुद हैंडल ना किया हो, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो दो लेंस वहां यूज हुए, तो वो कहलाएगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में तो कोई टाइप नहीं है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है वो हमारी तीन टाइप्स है। एक कहलाती है ये लाइट माइक्रोस्कोप। द माइक्रोस्कोप इन विच द विजिबल स्पेक्ट्रम इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ illumination is called light microscope। जैसे आपने अपनी माइक्रोस्कोप यूज की ना, तो नीचे एक देखिएगा मिरर लगा होगा, और उस मिरर से आप लाइट ले रहे थे जो आपके आई पीस में जा रही। तो आपकी वो क्या कहलाई, वो कहलाई कंपाउंड में हमारी
क्या हुई, कंपाउंड में लाइट माइक्रोस्कोप। अब अगर आपने उसमें क्या किया, अगर आपने उसमें मिरर की जगह पे कोई बल्ब लगा दिया तो वो भी लाइट माइक्रोस्कोप है। तो आज की हमारे पास जो थोड़ी सी एडवांस यानी 9 में आपने देखी, अगर आप एमएससी बीएससी या जब इंशाल्लाह एमबीबीएस कर रहे होंगे तो वहां भी आपको लाइट माइक्रोस्कोप मिलेगी, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें नीचे बल्ब लगा होगा, और वो बल्ब जो है वो भी क्या होगा, लाइट के लिए काम आ रहा होगा। ठीक है, हिस्ट्री हम देखें इसकी, द हिस्ट्री ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप कैन बी ट्रेस फ्रॉम 8th century. In 13th century, the single lens microscope was invented, which is called simple or dissecting microscope, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। ये हम हिस्ट्री जर्नल देख रहे हैं। The first simplest compound microscope was designed by Jensen and Hans Holland in between 1590 to 1610. The compound microscope was improved by Robert Hooke. जाहिर सी बात है, इसने न्यूक्लियस को फाइंड किया था, तो इस माइक्रोस्कोप बहुत एडवांस होगी तभी न्यूक्लियस नजर आएगा। ये इसकी डेट है, जब 2 डेट्स यहाँ लिखी हूँ तो इट इट मीन्स के ये डेट ऑफ बर्थ है और ये इसकी एक्सपायरी डेट है यानी डेथ। तो 1635 से लेकर 1703 तक ये रहा जिंदा, विच हैड द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ 14 to 42 टाइम्स। तो उसने मैग्निफिकेशन पावर काफ़ी इंप्रूव कर ली थी, तभी न्यूक्लियस तक फाइंड करा। न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सका था, लेकिन ये बता दिया कि जी ये न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है जी। उसके बाद फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप मजीद इंप्रूव होती गई और बेहतर से बेहतर होती चले गई। अब ये हमारे पास जनाब दूसरी टाइप, इसमें हम क्या करेंगे, एक्सरे यूज करेंगे। सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा, एक्सरेज। द माइक्रोस्कोप in which X-rays short wavelength are used as a source of illumination is called X-ray microscope. This microscope is very efficient cytological tool in the analysis of three-dimensional structure of macromolecules of the cell. तो इसने जाहिर सी बात है कि ये इसका जो मैग्निफिकेशन है वो और बहुत बेहतर हो गई। अब मैग्निफिकेशन जितनी अच्छी बेहतर होती चली जाएगी, उतना ही आप किसी स्मॉलेस्ट चीज को उतना ही क्लियर करके देख सकते। ठीक है, तो ये एक हमने आपके सामने रखी है। यहाँ देखें, लार्ज स्कैन वाई स्टेज, लार्ज स्कैन जेड गाइड कॉलम। तो ये हमारा जो ना, ये कॉलम आपने अगर अपनी माइक्रोस्कोप यूज की हो तो उसमें हम ट्यूनिंग करते थे थोड़ी सी, ये वो काम कर रहा है। यहाँ से बीम डायरेक्शन अंदर जा रही है। अब अंदर उसके मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू काम हो रहा होता है और इसकी इमेज बन रही होती है। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास है जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज एज अ इल्यूमिनेशन। अब हमने क्या किया, वहां पर वेवलेंथ एक्सरे यूज किया था, तो वो लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी बेहतर हो गई, तो आपकी जो देखने की सलाहियत थी या मैग्निफिकेशन पावर थी वो और अच्छी हो गई। अब आपने क्या यूज़ किया, अब आपने इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ किया, तो अब क्या हुआ, और भी ज़्यादा अच्छी हो गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस वक्त आप न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है इंटरनली, तो वो आपने किससे देखा होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम दो जनरल कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है जी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ट्रांसमिट किए जाएंगे। इन दिस टाइप मेटल फिलामेंट और कैथोड इमिट द इलेक्ट्रॉन बीम which pass through the object, resulting image is produced on a photographic film। जैसे कैमरा नहीं यूज करते थे हम, तो उसमें फोटोग्राफिक फिल्म यूज करते थे, तो आपके कैमरा का शटर खुलता था और वो उस पिक्चर को लेता था। सेम यही काम यहाँ इस तरह की माइक्रोस्कोप में किया जाता है। अब वो फिल्म बना लेते हैं आप, पिक्चर नहीं बन रही, उसकी चाहे आप पिक्चर ले लें, जो भी कर लें, वो मसला नहीं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ही यूज हो रहे हैं
ये होगा। दूसरे आपके पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस माइक्रोस्कोप very fine beam of electrons scan the surface of a specimen which is caused thin metal layer. The resultant image is obtained on a television screen. अब हम उसको मॉनिटर पे देख सकते हैं, स्कैन करते हैं, स्कैनर में हमारे पास और भी बेहतरी आ जाती है और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो आज की एडवांस हमारी जो है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ठीक है जी। ये रखिए आपके सामने एक और माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन, ये स्कैनिंग माइक्रोस्कोप है, इसे आप देख सकते हैं। ये पूरा जो इसका एरिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का मूवमेंट और मैकेनिज्म यहाँ पर आप देख रहे होते हैं। ये मॉनिटर आपके सामने रखा हुआ, उससे डायरेक्ट कनेक्ट करके आप देख लेते हैं। ठीक है जनाब। इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा माइक्रोस्कोप्स का हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और पेज नंबर पर हम थे शायद 54 पर, तो इस पर आप डिफरेंस का यहाँ लिख लीजिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है जी। तो ये दो माइक्रोस्कोप के दरमियान डिफरेंस आपसे शॉर्ट में डिस्कस करवाया जाता है जी। एक क्वेश्चन है जी, सर 3 टाइप्स कौन सी हैं माइक्रोस्कोप? बेटा एक लाइट, एक एक्सरे और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये लाइट की बेस पर। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं जनाब रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन। तो इससे बात करने से पहले इसके ऊपर भी आप क्वेश्चन आप लिख लें, राइट द डिफरेंस बिटवीन रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन। ये भी डिफरेंस पूछा जाता है आपसे। ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन। अच्छा, उससे पहले वाला क्वेश्चन रिपीट कर दें, बच्चे कह रहे हैं। तो उससे पहले बेटा था, राइट द डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। राइट द डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, क्लियर? तो डिफरेंस है, ये भी हमारे डिफरेंस। कहाँ से याद करने? ये वेरी गुड क्वेश्चन। याद करने वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं हमारे। बेटा ये या तो बुक में से बना लो और नहीं तो नोट्स में से आपको अवेलेबल होंगे। और अगर नोट्स में भी ना मिले तो अब आपकी एफर्ट्स। अब तो बेटा आप लोगों को काम करना बहुत आसान हो गया। गूगल ने हर चीज आसान कर दी है आपके लिए। वरना इंशाल्लाह जब आप एमबीबीएस के लिए जाएंगे ना, एमबीबीएस या बीडीएस, तो वहाँ लाइब्रेरी में आपको ज़रूर थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, क्योंकि हर चीज़ गूगल में बेशक है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपको लाइब्रेरी की ज़रूरत ज़रूर रहेगी हमेशा। और मज़ा वहीं आता है जब आप रेफरेंस बुक सर ने बताई, टीचर ने बताई, और आपने वो उठाई और दूसरी निकाली, तीसरी बुक निकाली, और फिर उसमें से देखा कि ये टॉपिक मेरा कहाँ है और इस टॉपिक में से कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पढ़ने का मज़ा तभी आता। गूगल पे आप राइट करें, आपके पास आंसर बहुत क्लियरली आंसर आपके साथ आ जाता है, और एक नहीं पता नहीं कई आंसर आ जाते हैं। वो बहुत इजी है, लेकिन मज़ा नहीं है उसमें। मतलब ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, आप लोगों का एक्सपीरियंस यकीनन यही होगा, गूगल पे सर्च मारो और आंसर ले लो। लेकिन आखिर में जब पहले आप अपनी बुक को देखें नोट्स के साथ, और फिर उसके बाद अगर आपको ना हो तो फिर आप वहाँ से, ठीक है जी। और अगर आप खुद करेंगे तो बेटा इंशाल्लाह याद करने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप खुद से नोट्स को कॉपी उसकी बना रहे हैं, उसके अंदर की प्रॉब्लम्स निकाल कर उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अच्छा जी, अब हम चलते हैं। हमने आपको कहा कि डिफरेंस आता है रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन में भी। अच्छा, या बिल्कुल ठीक, आपने एक क्वेश्चन और पूछा कि जी डिफरेंस में कितने पॉइंट हो जाए, तो बेटा डिफरेंस में कोशिश करके 4 पॉइंट्स आप जरूर लिखा करें इस वक्त, यानी इंटर लेवल पर। क्योंकि डिफरेंस जो होगा वो यकीनन 2 नंबर का होगा, और 2 नंबर का मतलब है कि 4 डिफरेंस यानी हाफ हाफ मार्क। ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी डिफरेंस हमारे यहाँ पर बात करें। अच्छा जनाब जी, हमारे पास आती है बात रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू इंक्रीज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। जबकि रेजोल्यूशन क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू व्यू क्लियरली इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। मैग्नीफाई करना, किसी को क्लोज करना, ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट की शेप को क्लियर करना, है ना। और रेजोल्यूशन आपका वो डिफरेंस डिस्टेंस जो आपकी उस ऑब्जेक्ट का व्यू क्लियर कर। जैसे आप अपने हाथ को बहुत आंखों के क्लोज करके ले आए, बिल्कुल 2 सेंटीमीटर का फासला हो, तो आपको अपना हाथ नजर नहीं आएगा, लेकिन हाथ का एक खास स्पेसिफिक फासला होगा, तो आपको आपका हाथ भी वो क्लियर नजर आएगा। वो क्या होगा, रेजोल्यूशन। अब उसकी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा, यानी हाथ को कितना बड़ा या कितना क्लोज करके देखना है जिसमें वो क्लियर नजर आए, वो मैग्नीफाई करना होगा, तो उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है जनाब। It can be calculated by multiplying the power of eyepiece with its magnifying power of its object, है ना। और यहाँ पर हम कहते हैं इट इज नोन एज मिनिमम रिजॉल्व डिस्टेंस। अब ये जो पावर ऑफ आई पीस है, इसको ऑब्जेक्ट के साथ मैग्नीफाई करना, मल्टीप्लाई करना। तो ये आप लोगों ने फिजिक्स में लाइट का चैप्टर अभी मैट्रिक में किया होगा, है ना, और प्रैक्टिकल भी किया होगा। वो प्रैक्टिकल एग्जाम तो हुए नहीं, लेकिन उसमें आपने 2 पिन मेथड, 1 पिन मेथड, है ना, प्रिज्म और वो ग्लास लैब, ये सब किया होगा। उसमें मेन काम क्या होता था आपका, उसमें मेन काम ये होता था कि आप फोकस कितना अच्छा बनाते हैं, कितना साफ फोकस होता है, और उस फोकस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो उसमें एफ होता है, उसमें ऑब्जेक्ट का ओ शायद होता है। मुझे तो इतनी फिजिक्स नहीं आती, आप लोगों को माशाल्लाह से बहुत अच्छी फिजिक्स आती। तो वो जो पावर ऑफ मैग्नीफाई करना और ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, उसका एक फोकल लेंथ होता है। अगर फोकल लेंथ हटा देंगे आप, या फोकल लेंथ में कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी, तो आपकी वो इमेज जो बन रही है वो भी अच्छी नहीं बनेगी। तो मैग्निफिकेशन हमारी उसी वक्त अच्छी होगी जब आपकी वो मल्टीप्लिकेशन बेहतर है। ठीक है जनाब। कॉन्ट्रास्ट, it is important in identifying one component of cell from another, which is usually done by fixing and staining the material. अब जिस तरह आपके टीवी में कॉन्ट्रास्ट होता है ना, आपने अगर एलईडी या टीवी आपके घर में जो भी हो, तो आप उसमें अपनी स्क्रीन पर कॉन्ट्रास्ट करते हैं, तो वो तस्वीर कॉन्ट्रास्ट करने से और ज़्यादा खूबसूरत या शार्प हो जाती है, बेस्ट हो जाती है, बेस्ट क्वालिटी हो जाती है ना। इसी तरह से हम अगर स्लाइड बना रहे हैं, जैसे आपने 9th क्लास में स्लाइड दी अमीबा की, पैरामेशियम की, तो अगर वो स्लाइड अच्छी नहीं बनी होगी, उसकी फिक्सिंग अच्छी नहीं होगी, फिक्सिंग से मुराद है वो जो मटेरियल अंदर रखा है वो मोटा रख दिया, तो वो स्लाइड फिक्सिंग अच्छी थोड़ी है, वो तो खराब है, वो तो आपको नजर ही नहीं आ पाएगा। उसमें स्टेनिंग जो की गई, यानी जो कलर किया गया, जो कलर यूज किया गया, अगर आपने वो कलर ठीक नहीं किया, ज्यादा कर दिया, तो वो सारा अमीबा या पैरामेशियम आपको रेड या पिंक या ग्रीन एक डॉट नजर आ रहा होगा। तो इसलिए फिक्सिंग करना और स्टेनिंग करना भी एक आर्ट है, और इसे भी एक मेथड है, उसके थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो फिर उससे कंट्रास्ट अच्छी बनेगी।
जैसे आप के आजकल के पिक्सल कैमरे के, तो मोबाइल के यानी के, तो जितना अच्छा मोबाइल होता जा रहा है उतने उसके पिक्सल्स अच्छे होते जा रहे हैं, तो उसका उतना ही कंट्रास्ट करना आसान है। अच्छा जी, ये डिफरेंस हमने आपको दे दिया था इसका, ये बुक में आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, मैं अब इसकी तरफ नहीं जा रहा। थर्ड पैराग्राफ में आप देखिएगा इसके रेंज हमारे पास कितनी है, वो आप इसमें ऐड करेंगे तो मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन में डिफरेंस आप बना लेंगे। ठीक है जनाब, हम आगे बढ़ते हैं एक और छोटा सा पॉइंट करके, और फिर आपके क्वेश्चंस की पोजीशन पे चले जाएंगे। टॉपिक है हमारे पास टेक्निक्स टू आइसोलेट कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल को और उसके कंपोनेंट को आइसोलेट करना। ठीक है, सेल हमारा जो होता है तो हम उसके कंपोनेंट, उसमें तो बहुत कुछ है, अब हमें कैसे पता चलेगा यार इसमें क्या क्या है। तो स्टार्ट में हमें उसकी जो स्ट्रक्चर था उसको बहुत ज़्यादा तो हम उसको देख ना पाए, तो फिर हम उसे बेहतर तौर से करने के लिए हमने क्या किया, हमने उसे उसके कंपोनेंट्स को, केमिकल्स को आइसोलेट किया। आइसोलेट मीन्स होता है कि एक चीज को दूसरे में से निकाल कर बाहर कर लेना। ठीक है जी, आइसोलेट कर देना। जैसे हम एक क्लास में बैठे हैं, तो मैंने एक स्टूडेंट को उठाकर क्लास से बाहर कर दिया, तो वो क्या किया, आइसोलेट किया। तो सबसे पहले मैंने जिस बच्चे को बाहर किया होगा यकीनन वो सबसे ज्यादा शरारती है, शरारत कर रहा होगा कोई। थोड़ी देर बाद मैंने एक और बच्चे को उठा के बाहर कर दिया, इट मीन्स कि वो क्या होगा, शरारती होगा, मगर थोड़ा सा लेस शरारती है ना। थोड़ी देर बाद मैंने थर्ड वन को और किया, इट मीन्स कि जो आखिरी बच्चा बचा क्लास के अंदर, जिसको मैं सिर्फ लेक्चर दे रहा हूँ, बाकी सबको बाहर निकाल दिया मैंने एक एक करके, तो जो लास्ट बच्चा है वो भी शायद शरारती हो, लेकिन वो उस पूरी क्लास से बहुत ज्यादा कम है। तो मैंने पहले किसको निकाला, बड़े को, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, और करते करते आखिर में लास्ट वन बच गया। यही बिल्कुल तरीका होता है, टेक्निक होती है कंपोनेंट ऑफ द सेल को आइसोलेट करने की, कि पहले हमारे बड़े मॉलिक्यूल निकल जाएं, फिर उससे छोटे मॉलिक्यूल निकल जाएं, फिर उससे छोटे मॉलिक्यूल, समझ में आता है, जो ऑर्गेनेल्स के कंपोनेंट है वो निकाल लें। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल बच्चे ने किया जी सर कॉन्ट्रास्ट समझ नहीं आया, तो कोई मसला नहीं, कॉन्ट्रास्ट समझ में नहीं आया, कॉन्ट्रास्ट आपको बिल्कुल इजी है कि आप अपने किसी इमेज को, जो भी हम इसमें देख रहे हैं बायनोकुलर में, उसको ज़रा बेहतर या क्लियर कर लेना। अब मिसाल के तौर पे आपके पास अगर कोई पुराना मॉडल का मोबाइल है ना, तो उसके ऊपर पिक्चर आपने ली और उसको आपने अगर मैग्नीफाई किया, जिसको हम कहते हैं कि जी फोकस कर दिया, थोड़ा लार्ज साइज किया, तो आप देखेंगे पिक्सल क्या हो जाएगा, हट जाएंगे, ब्लर हो जाएगी पिक्चर, है ना। आप उसको कम करके क्या करेंगे, उसकी लाइट एडजस्ट करेंगे, उसके कलर को एडजस्ट करेंगे। तो ये जो लाइट और कलर को एडजस्ट कर रहे हैं तस्वीर को शार्प करने के लिए, वो कहलाता है कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो कॉन्ट्रास्ट, यानी जो हम अपनी इस बायो की फील्ड में कर रहे हैं, तो वो हम कहते हैं कि आप जिस चीज को, ऑब्जेक्ट जो स्लाइड में आपने रखना है, उसका कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, अगर वो फिक्स अच्छा होगा, अगर उसकी स्टेनिंग अच्छी होगी तो उसका कंट्रास्ट होगा। ये तो मैं जो आपको एलईडी की मिसाल दे रहा हूँ वो कंट्रास्ट समझाने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन हम बायो में जो कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोप में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, तो उसमें हमने जो स्लाइड रखनी है तो उसकी फिक्सेशन तो अच्छी होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आपने अपनी स्किन का सेल देखना है, तो आपने बोला स्किन के सेल देखने के लिए आपने पूरी मोटी स्किन की लेयर ही उठाकर स्लाइड पे रख दी, तो उसके सेल थोड़ी नजर आएंगे आपको। ठीक है, तो उसकी फिक्सेशन के लिए आपको सेल की एक बारीक लेयर निकालनी पड़ेगी,
उसे कहते हैं फिक्सिंग, और फिर उसको स्टेन यानी कलरिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम स्टेनर यूज करते हैं। वो दोनों काम बेहतर होंगे तो आपका कंट्रास्ट अच्छा हो जाएगा, आप उस ऑब्जेक्ट को देख आसानी से। ठीक है जी। एक बच्चे ने बोला है हमें कि सर रेजोल्यूशन डिफाइन कर दें अगेन, तो रेजोल्यूशन हमारे पास है बहुत सिंपल सा, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू व्यू क्लियरली। आप किसी चीज को कितने करीब से साफ सुथरा करके देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी ना, आप हाथ अपना अपनी आइस के 2 सेंटीमीटर पर ले आए, बहुत करीब हो गया, लेकिन क्या होगा, नजर नहीं आएगा आपको। तो मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम वो डिस्टेंस जिसमें आप किसी चीज को क्लियर देख सकें, उसे कहते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है जनाब, क्वेश्चन दोनों आपको दे दिए मैंने आंसर। हम चलें वापस आइसोलेट की तरफ। ऑलमोस्ट हमारा टाइम भी कुछ कम ही रह गया है, तो मेरे ख्याल से हम टॉपिक को स्टार्ट ना करें। थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया आइसोलेट का मैंने, और आप क्वेश्चंस अगर करना चाहते हैं तो कर लें, अगले 2-3 मिनट है हमारे पास। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, आप मुझे क्वेश्चन राइट कीजिए। ये बताया था हेडिंग कौन सी, यानी कि रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन आपसे मैंने भी सामने रखा हुआ कि ऐसी एबिलिटी है माइक्रोस्कोप की जिसमें हम इंक्रीज कर लेते हैं शेप एंड साइज ऑब्जेक्ट का ना, बड़ा कर लें छोटा कर लें, और उसको अगर क्लियर करना है जो कि मिनिमम डिस्टेंस पर हो, तो वो उसका रेजोल्यूशन कहलाता है। मैग्नीफाई करने का मतलब होता है कि आप इमेज को कितना क्लोज कर रहे हैं, कितना। एक मैग्नीफाई ग्लास होता है ना, आपने देखा होगा, आपने मेरे ख्याल यूज भी किया होगा अपनी फिजिक्स की उसमें प्रैक्टिकल में। तो मैग्नीफाई ग्लास से आप किसी छोटे से पॉइंट को या नंबर को देखना चाहते हैं, तो आपने मैग्नीफाई किया, तो असल में क्या किया आपने, उस छोटे से नंबर को बड़ा कर दिया, तो उसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। माइक्रोस्कोप की टाइप को दोबारा रिपीट करते हैं बेटा। माइक्रोस्कोप में हमारे पास 3 टाइप्स हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, एक्सरे माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये तीनों टाइप जो है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की टाइप है, और अगर एक लेंस होगा तो वो कहलाएगी सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, फ्रैक्शनेशन और सेंट्रीफ्यूज नहीं बेटा, ये मैंने भी पढ़ाया नहीं, अगर आप इसकी बात कर रही हैं। फ्रैक्शनेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन की बात है, टेक्निक की। आइसोलेट ये मैंने अभी डिस्कस ही नहीं किया ना, मैं तो सिर्फ आइसोलेट की बात की तो टाइम हो गया था, तो मैंने कहा कि ये मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा तो हमारा टाइम आपके क्वेश्चन के लिए नहीं बचेगा ना, तो इसलिए ये हेडिंग अभी मैंने नहीं की। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। आपकी